वास्तव में बहुत ज्यादा योगदान है इसके। इनके योगदान के बिना गणित की कोई दिशा नहीं थी, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान हम करते हैं सारे के सारे गणितज्ञ इनका। आप मेरे सामने कुछ देख पा रहे हो, ये कुछ है, ठीक है। ये कितने कार्ड है मेरे पास कितने कार्ड है? आप कहोगे सर एक है, मैं कहूंगा नहीं बेटा मेरे पास दो है। मतलब क्या हुआ, दो वस्तुएं अगर समपाती हैं, एक वस्तु दूसरे को ढक रही है, दूसरे पहले वाले को ढक ले रही है, समझ रहे हो, एक दूसरे को ढक पा रहे हैं, तो वो वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। तीन संरेखी मतलब क्या बताया, वह बिंदु जिनको मिलाने से एक रेखा प्राप्त हो जाए, ऐसे बिंदुओं को संरेखित बिंदु बोलते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय पंकज सर पर। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए अनदर एक वन शॉट लेकर के आया हूं, जो कि है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये चैप्टर आपकी जो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री वाली जो पूरी की पूरी यूनिट है, जिसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं। वो 4 चैप्टर है, एक तो आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके बाद अगला त्रिभुज, फिर आता है आपका चतुर्भुज, उसके बाद आता है आपका वृत्त। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री वाली पूरी की पूरी यूनिट है, ठीक है। इसका हम यहां से शुरुआत करने वाले हैं। इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो यार देखो, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको आने वाले 3 से 4 चैप्टर में हर चैप्टर में बार बार यूज करना है, वो यहां पर सिखाया जाएगा। कैसे आपको किसी चीज को प्रूव करना है कि भैया एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है कि बताइए कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो आपको सर्वांग समता दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि भैया ये साइड इस साइड के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कैसे हम दो साइड बराबर दिखाएंगे, कैसे कोण बराबर दिखाएंगे, ये सब कैसे किया जाता है, वो ये चैप्टर हमें सिखाता है। और ये जो ज्यामिति के जनक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री है, उनके नाम पर इस चैप्टर का नाम है जो है यूक्लिड। ये एक यूनानी गणितज्ञ है, मतलब यूनानी गणितज्ञ थे, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट, और हिंदी में जिसको हम तत्व बोलते हैं। उसके अंदर उन्होंने अभिग्रहीतियां, अभिधारणाएं, प्रमेय और बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं दी जिनका इस्तेमाल ज्यामिति से संबंधित चीजों को समझने के लिए, कि भैया हमें पता है कि लाइन क्या होती है। अब ये डेफिनेशन किसने दी, यूक्लिड भाई साहब ने दी। हमें पता है कि बिंदु क्या होता है, यूक्लिड भाई साहब ने समझाया। हमें पता है कि समतल क्या होता है, कि भैया आयत है, उसमें लंबाई होती चौड़ाई होती है। ये बात कैसे समझ में आई, यूक्लिड भाई साहब ने, मतलब कि मैं भाई साहब बोल रहा हूं तो अब ये मत समझिएगा, मतलब इनका दिल से सम्मान करता हूं, महानतम गणितज्ञों में से एक थे ये, ठीक है। हम इनके आगे बहुत ही छोटे हैं, हम तो केवल इनकी पढ़ाई हुई चीज को सही तरीके से आपको पढ़ा दें, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। तो वास्तव में गणित के पितामह बोल सकते हैं, ज्यामिति के जनक हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री है, और बहुत कुछ चीजें हैं इनके रिलेटेड जो आप आने वाले 3 से 4 चैप्टर में सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे। अभिग्रहीत क्या होती हैं, अभिधारणाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा, और कौन कौन सी अभिग्रहीत और अभिधारणाएं यूक्लिड जी ने हमें सिखाई और समझाई, उनके बारे में। प्रमेय होती क्या है, यहां पर कोई प्रमेय आपको पढ़ाई नहीं जाएगी कि भाई ये प्रमेय है, यहां कोई प्रमेय नहीं पढ़ाई जाएगी। यहां पर आपको प्रमेय क्या होती है वो सिखाया जाएगा। यूक्लिड के कुछ अभिग्रहीत, जो इनके 7 अभिग्रहीत है, टोटल 7 अभिग्रहीत है, यहां पर याद भी रखिएगा। यूक्लिड जी के तो कुल 7 अभिग्रहीत हैं, उन 7 के अभिग्रहीतों से संबंधित प्रश्न हम करेंगे। यूक्लिड की कुछ 5 अभिधारणाएं हैं, इन 5 अभिधारणाओं से संबंधित हम क्वेश्चंस यहां पर समझेंगे, पढ़ेंगे और चीजों को जानेंगे, ठीक है। एक तुम्हारे लिए यहां पर टोटल माइंड मैप है, आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यूक्लिड जी ने कितनी अभिग्रहीतियां दी, तो आप अगर इस माइंड मैप को दिमाग में रखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि भाई यहां पर 7 अभिग्रहीत थी, 5 अभिधारणाएं थी। तो ये पूरा का पूरा माइंड मैप है। थोड़ा सा अगर यहां पर हल्का सा कटता हुआ दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, बहुत थोड़ा सा मैं उसको वो कर देता हूं, ठीक है।
चलिए, अब यहां तक कि मुझे लग रहा है कि अब कुछ भी कट नहीं रहा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल कट नहीं रहा है, परफेक्ट आ रहा है, एकदम ओके है। थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि वो ना रहे बिल्कुल भी। चलो, आई थिंक कंप्लीटली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, चलो। हाँ, तो हल्का सा मुझे दिख रहा था कि यहां से जरा सा फॉन्ट कट रहा था, तो अब मैंने ठीक कर दिया, अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। जल्दी से यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये माइंड मैप आपको काफी मदद करेगा चीजों को दिमाग में रखने के लिए। अभिग्रहित क्या होती है, यहां पर परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं की संख्या कितनी है, ये है। प्रमेय क्या होती है, प्रमेय की परिभाषा यहां पर आपको लिखी हुई है। ठीक है, हालांकि चैप्टर के अंदर इन चीजों के बारे में डिटेल में हम पढ़ने भी वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ज्यामिति जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि यूक्लिड जी जो है ये ज्यामिति के जनक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री है। एक बिंदु, एक रेखा, ज्यामिति बनी कैसे है? सबसे पहले बिंदु, बिंदु से रेखा बनी, रेखा से कोई समतल बना, समतल से कोई ठोस वस्तु बनी। यानी कि पूरी की पूरी ज्यामिति जो है वो वास्तव में इनकी जो बेसिक बेसिक बातें इन्होंने बताई ना, बिंदु, इनसे रिलेटेड, तो यहीं से निकल करके आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड की देन है पूरी की पूरी ज्योमेट्री, और उनको पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने विभिन्न गणित के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि संख्या पद्धति, अगर आप कक्षा 10वीं में जाएंगे, क्लास 10th में आप जाएंगे, तो क्लास 10th में आप नंबर सिस्टम, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वहां पर आप पढ़ेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। वहां पर आप पढ़ते हैं यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। तो वास्तव में यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, आप जो डिवीजन करते हो ना कि भैया 2 से 13 को भाग दिया, 2 छंग 12, शेषफल 1 बचा, ये जो भाग आप दे रहे हो ना, किसने सिखाया? किसने सिखाया? यूक्लिड जी ने सिखाया भाई, है ना। तो वास्तव में बहुत ज्यादा योगदान है इसके, इनके योगदान के बिना गणित की कोई दिशा नहीं थी, है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा सम्मान हम करते हैं सारे के सारे गणितज्ञ इनका। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कक्षा 10वीं में आपको पढ़ने को मिलेगी, जो यहां पर है। इसके अलावा खगोल शास्त्र में, अब खगोल शास्त्र तो भाई आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें, ग्रहों के बारे में जानना, ग्रहों से संबंधित कि ग्रहों किस कक्षा में कैसे चक्कर लगा रहे हैं, उससे जुड़ी बातें भी यूक्लिड जी ने बताई। तो ये इनका योगदान है। कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया यूक्लिड के महत्वपूर्ण योगदान वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप बोल सकते हो ज्यामिति, संख्या पद्धति, खगोल शास्त्र। ये 3 वो क्षेत्र हैं जहां पर यूक्लिड जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ज्यामिति के तो पिता है, ज्यामिति के तो फादर है भैया। कहते हैं ना कि एक जनरल कि भैया ये जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, ये बनाई किसने? इन्होंने बनाई, तो ज्यामिति इन्होंने बनाई है। ठीक है, संख्या पद्धति में बहुत योगदान है, खगोल शास्त्र में बहुत योगदान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपके यहां से। उसके बाद अब सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर समझ लेते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। अभिग्रहित या अभिधारणाएं क्या होती हैं? अभिग्रहित, देखो भाई, इसकी इंग्लिश भी आपको पता होनी चाहिए। अभिग्रहित का मतलब होता है एक्सियम्स, ठीक है, एक्सियम्स। अभिधारणाओं का मतलब होता है पोस्टुलेट्स, है ना, पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो अभिग्रहित या अभिधारणाएं होती क्या है? दोनों की परिभाषा बिल्कुल सेम है, लेकिन ये प्रयोग अलग अलग क्षेत्र में की जा रही है ना। समझिएगा ऐसे, अभिग्रहित या अभिधारणाएं ऐसे कथन होते हैं, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जिनको सच मान लिया गया है ना, जिनको सच मान लिया गया, जिनको सिद्ध नहीं किया कि भैया प्रूव दैट, या ऐसा कुछ नहीं किया। तो अभिग्रहित या अभिधारणाएं आपकी ऐसे कुछ कथन होते हैं जिनको सच मान लिया गया। क्लियर? जिनको सच मान लिया गया, जिनमें अभिग्रहित उन कथनों के लिए प्रयोग किया जाता है, या एक्सियम्स उन कथनों को बोलते हैं जो कि केवल गणित में नहीं बल्कि हर क्षेत्रों में उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जो केवल गणित में प्रयोग नहीं हो रहे, वो गणित के अलावा भी
बहुत सारी जगहों पर सच माने जाते हैं, हर जगह पर उनको ट्रू बोलते हैं, हर जगह उनका प्रयोग होता है। लेकिन वही अभिधारणाएं ऐसे कथनों को बोलते हैं जो विशेष रूप से ज्यामिति के लिए सच मानी गई है। कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सच माना गया है, जिनको सच स्वीकार किया गया है, जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम बोलते हैं ना, कि पृथ्वी गोल है। अब किसी व्यक्ति ने जाकर के चेक थोड़ी किया है कि भैया पृथ्वी गोल है, लेकिन हमने इस बात को मान लिया, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो वास्तव में जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ हम बोलते हैं वो अभिगृहित या अभिधारणा ही है, जिनको हमने सच स्वीकार कर लिया गया। तो अगर कोई पूछे कि अभिगृहित या अभिधारणाएं क्या है, तो आपकी परिभाषा होगी कि ऐसे कथन जिनको सच मान लिया गया है कुछ तर्कों के आधार पर, कि भैया इन तर्कों से हम बोल सकते हैं कि बात सच है। ठीक है, तो अभिगृहित अभिधारणाएं एक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, एक प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्ट या सर्वव्यापी सत्य, सर्वव्यापी सत्य, इसी को मैंने इंग्लिश में बोला यूनिवर्सल ट्रुथ। इन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि सर्वव्यापी है, सबके लिए सच है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इनकी सिद्धता नहीं होती, मतलब यहां पर इनको सिद्ध करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे कोई बोले कि भैया प्रूव दैट कि हमारी पृथ्वी गोल है, तो आप कहोगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? धीरे 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 ये चीजें निकल करके आई। पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी समतल है, फिर बाद में समझा गया कि नहीं, पृथ्वी समतल नहीं है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हमें ज्ञान के अकॉर्डिंग धीरे 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 लोगों ने स्वीकारा है। तो अभिगृहित या अभिधारणाएं एकदम क्लियर, ऐसी कल्पनाएं जिनको हमने वास्तव में यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी सत्य मान चुके हैं। ठीक है, और इनकी सिद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर आप अपनी इस ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर जब आप ट्राइंगल पढ़ेंगे, जब आप लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे, यानी कि रेखा एवं कोण, तो वहां पर आप देखेंगे कि जगह जगह पर लिख कर क्या है, ये प्रमेय है। तो प्रमेय क्या होती है? प्रमेय ऐसे कथनों को बोलते हैं जिनको अभिगृहित अभिधारणाओं या परिभाषाओं की मदद से सत्य सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, प्रमेय ऐसे कथनों को बोलते हैं जिनको हम अभिगृहित या अभिधारणाओं की मदद से या फिर परिभाषाओं की मदद से सत्य सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि लाइंस, जो आपका अगला चैप्टर आप पढ़ोगे, उसमें हम एक बात सीखते हैं कि भाई शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, है ना, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जैसे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये एक प्रमेय है, ये एक प्रमेय है। अब इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किस बात का प्रयोग किया गया? इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने एक अभिधारणा का प्रयोग किया। वो अभिधारणा ये है कि जब कोई सरल रेखा पर कोई रेखा गिरती है तो ये जो कोण बनते हैं, इनका योगफल जो होता है, ये जो कोण बनते हैं, इन कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। या फिर एक ही रेखा पर जो दो कोण बनते हैं वो आपका 180 अंश के बराबर होते हैं। अब ये एक अभिधारणा है, या इसको एक अभिगृहित भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग करके हमने ये बात सिद्ध करी कि भाई शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब आप कहोगे सर इसको प्रूव करके दिखाओ, तो बेटा ये प्रूव जो है कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। मैंने यहां पर सिर्फ आपको समझाया कि ये एक प्रकार की अभिग्रहित है और ये जो है हमारे पास एक प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया और इसको ये जो है इसको सिद्ध नहीं किया गया, इसको सत्य मान लिया गया। इसको हमने यूनिवर्सल ट्रुथ माना कि जब भी किसी रेखा पर कोई दूसरी रेखा आपतित होगी तो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। ये हमने आपतित मान लिया, है ना। क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे भी एक निष्कर्ष निकाला कि भाई एक रेखा है, रेखा पर कोई बिंदु है, तो किसी बिंदु पर जो आधा कोण बनता है 180 अंश होता है। तुम भले ही कोई लाइन खींच दो, भले ही कोई लाइन खींच दो,
ये वाला प्लस ये वाला, ये दोनों कोण मिल करके पूरा ही कोण बनाएंगे तो 180 अंश के बराबर होगा। तो वास्तव में ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ, है ना। तो एक अभिग्रहित का प्रयोग करके, एक एक्सियम का प्रयोग करके किसी प्रमेय को यानी कि किसी थ्योरम को प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि प्रमेय वो होती हैं जिनको सिद्ध किया जा सकता है, किनके आधार पर, अभिग्रहित या अभिधारणाओं के आधार पर, और अभिग्रहित या अभिधारणाएं जिनको सिद्ध नहीं करा जाता, जिनको यूनिवर्सल ट्रुथ मान करके आगे बढ़ते हैं। भैया इसको सिद्ध नहीं करना, ये तो सर्वव्यापी सत्य है। चलिए ये बात क्लियर हो गई बेटा, है ना। ये परिभाषा कई बार आपके यहां पर 1 नंबर में लिखने को पूछ लेता है कि भैया सिद्ध कीजिए, ऐसा होता है। चलिए अब बात करते हैं यूक्लिड की कुछ अभिग्रहितियों के बारे में। कौन कौन सी अभिग्रहित है यूक्लिड की, हमेशा याद रखिएगा। कोई पूछे कि यूक्लिड ने कितनी अभिग्रहितियां दी, तो सबसे पहले यूक्लिड की कुल 7 अभिग्रहितियां हैं, 7। और ये 7 अभिग्रहित क्या है, जो केवल गणित में नहीं कि भाई हम केवल मैथ में ही जिनको हम हमेशा सच बोलते हैं, नहीं, जीवन में जितनी भी चीजें अपने आसपास में देखते हो, वह सभी वस्तुएं, वह सभी नियम इनको फॉलो करते हैं, वो सभी नियम इनको फॉलो करते हैं, है ना। तो ये केवल गणित के लिए सत्य नहीं है, सभी फील्ड में, हर क्षेत्र में सच है। इसलिए यहां पर हम इनको अभिग्रहित के तौर पे पढ़ते हैं। 7 अभिग्रहित है। पहली अभिग्रहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो तो एक दूसरे के समान होती है। मतलब इसका क्या है भाई, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पढ़ करके लगेगा सर ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वास्तव में मैं यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूं, सर्वव्यापी सत्य जो हमेशा सच है। क्या है कि 2 वस्तुएं अगर किसी एक चीज के बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगी। मतलब मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि भैया A बराबर अगर B है और C बराबर अगर B है, तो मतलब क्या है, A B के बराबर है, C B के बराबर है। तो 2 वस्तुएं अगर किसी एक चीज के बराबर है तो वह आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब है कि A और C आपस में बराबर होंगी। तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। सोचना इस बारे में, है ना, सोचना इस बारे में, कोई पे विचार नहीं करता, लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग हम बहुत सारी चीजों को सिद्ध करने में करते हैं। गणित में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जहां पर चीजें प्रूव करने पर बेस्ड होती हैं, वहां पर ये यूज में आता है, ठीक है। तो पहली अभिग्रहित हमारी क्या है कि अगर 2 वस्तुएं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो, एक ही वस्तु के बराबर हो, तो वो एक दूसरे के समान होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्लियर है? आई बात समझ में। दूसरी अभिग्रहित, अब देखना मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कौन सी अभिग्रहित सबसे ज्यादा प्रयोग करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चंस के सॉल्विंग में। तो वो है आपका दूसरी वाली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां पर येलो कलर से लिख भी देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवालों में ये वाली अभिग्रहित आप यूज करोगे। क्या लिखा है? अगर बराबर वस्तुओं में बराबर जोड़ दिया जाता है तो वो बराबर ही रहता है। समझिएगा, अगर बराबरों को, 2 बराबर वस्तुएं हैं को बराबरों में जोड़ दे, बराबरों को बराबरों में जोड़ दे तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब दूसरे स्टेटमेंट को समझने का तरीका क्या है कि मैं बोल रहा हूं कि A बराबर अगर B है, ठीक है, और C बराबर अगर D है, समझिएगा, A बराबर B है, C बराबर D है, तो अगर मैं A में C को जोड़ दूं और B में D को जोड़ दूं तो ये भी आपस में बराबर ही होंगे। बराबरों में बराबर को जोड़ने से बराबर ही मिलता है। ये हमारी अभिग्रहित 2 हमसे बोलती है। इसी प्रकार जब मैं बराबरों को बराबरों में घटाया जाएगा तो भी जो शेषफल होगा वो भी बराबर होगा। मतलब A बराबर B है, C बराबर D है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि A माइनस C जो होगा वो आपका B माइनस D के बराबर होगा। तो बराबरों में बराबर घटाने से जो बचा, जो आया वो भी बराबर होता है, वो भी बराबर होता है। ये आपका अभिग्रहित नंबर 3 है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? ये दोनों अभिग्रहित बहुत ज्यादा आपको प्रयोग में आती है।
बहुत सारे आपको जब आप लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ोगे ना, रेखाएं एवं कोण, उस चैप्टर के अंदर इन दोनों का इस्तेमाल करके ढेर सारे प्रश्नों को सिद्ध किया जाता है, ढेर सारे प्रश्नों को सिद्ध किया जाता है। तो इन दोनों बातों को ध्यान से रखिए। सबसे पहली अभिगृहित आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि पहली अभिगृहित क्या थी। पहली अभिगृहित आपसे बोलती है कि दो वस्तुएं अगर किसी एक वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हैं वो आपस में बराबर होंगी। जरूरी नहीं है केवल दो के लिए मैं बोलूं, मैं कितनी भी वस्तुओं के लिए बात बोल सकता हूं कि वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में सारी बराबर होंगी। दूसरी, बराबर में बराबर जोड़ते हैं तो बराबर ही प्राप्त होता है। बराबर में बराबर अगर घटाओगे तो बराबर ही प्राप्त होगा। तो क्या यहां से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां से बच्चों ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर x प्लस टू बराबर अगर यहां पर 3 है, x प्लस टू बराबर अगर 3 है, तो मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि अगर दोनों पक्षों में मैं 2 को घटाता हूं तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में मैंने बराबर घटाया है। तो यहां से मुझको x का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जो हम समीकरणों का हल निकालते हैं ना, जो बचपन में तुम्हें पढ़ाया कि बेटा x प्लस 2 बराबर 3 है, तो भाई यहां से x का मान तुम निकाल सकते हो। ये जो आप मैथमेटिक्स की चीजें सीखे हो, ये जो मैथमेटिक्स की चीजें आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ी है, ये ऐसे ही नहीं बनी। वास्तव में ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ये अभिगृहित 2 से हमें पता चला कि बराबर में बराबर जोड़ने से या बराबर में बराबर घटाने से शेषफल बराबर होता है। इसलिए मैंने बराबर घटाया तो मुझे जो मिला वो x का मान मिला। आई बात समझ में? तो ये चीजें जो आप पढ़ चुके हो बचपन में, कहीं ना कहीं आपने यूक्लिड की अभिगृहितियों का इस्तेमाल करके ही सीखा है। तो पहली 3 अभिगृहित जल्दी से दिमाग में रखो। वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हैं वो आपस में बराबर होती हैं। बराबर में बराबर जोड़ने से बराबर प्राप्त होता है, बराबर में बराबर घटाने से शेषफल बराबर प्राप्त होता है। आ जाइए, 3 अभिगृहित हो गई। इसके बाद नेक्स्ट 4, अब इनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना कि आपसे पेपर में पूछ लेता है कि इस कथन को सिद्ध करने में यूक्लिड की कौन सी अभिगृहित का इस्तेमाल किया गया। तो वहां पर आप ये लिखते हो कि दूसरी अभिगृहित का इस्तेमाल हुआ, तीसरी का इस्तेमाल हुआ। तो ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। आपकी किताब में भी ये सातों के सातों अभिगृहित इसी सीक्वेंस में है। यानी कि पहली अभिगृहित आप यही बोलोगे कि वे वस्तुएं जो आपस में बराबर है, तो वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगी। बराबर में बराबर जोड़ा, दूसरी बराबर में बराबर घटाया तो शेषफल बराबर। सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो किताबों में है, वही है जो यूक्लिड की जो पुस्तक थी जिसका नाम एलिमेंट है, वहां पर भी इसी सीक्वेंस में लिखी गई थी। तो बिल्कुल एज इट इज यहां पर पढ़ाया जा रहा है। चौथी अभिगृहित है वे वस्तुएं जो आपस में संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस बात को समझ लो। संपाती का मतलब यह है कि मैं, अगर मेरे पास पर्स हो तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूं। ठीक है, रुक जाइएगा। संपाती मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं। ठीक है, चलो 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 चलो। अब आप मेरे सामने ऐसे देखो, आप मेरे सामने कुछ देख पा रहे हो? ये कुछ है, ठीक है। ये कितने कार्ड है मेरे पास? मेरे पास कितने कार्ड है? आप कहोगे सर 1 है। मैं कहूंगा नहीं बेटा, मेरे पास 2 है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि संपाती ऐसी 2 वस्तुओं को बोलती हैं जो आपस में एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, आपस में एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले। ठीक है, तो अगर 2 वस्तुएं संपाती है तो मतलब वो, अगर मैं बात करूं संपाती तो बराबर होंगी। वे वस्तुएं जो आपस में संपाती हैं तो एक दूसरे के समान होती। डायमेंशन में अगर मैं बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो एक एटीएम कार्ड था, एक ड्राइविंग लाइसेंस था, या कुछ था, मैं ये नहीं कह रहा। 2 वस्तुएं अगर संपाती हैं, एक व्यक्ति,
एक वस्तु दूसरे को ढक रही है, दूसरा पहले वाले को ढक ले रही है, समझ रहे हो, एक दूसरे को ढक पा रहे हैं, तो वो वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि एटीएम कार्ड देखा है ना, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड हो, आपके पास पीएनबी का एटीएम कार्ड हो, आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड हो, आप कोई भी एटीएम कार्ड लेते हो, किसी भी एटीएम मशीन में जाते हो, पैसा निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि सारे एटीएम कार्ड संपाती हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं, समझ रहे हो। हाँ, कंपनी का नाम अलग है, किसी में एसबीआई लिखा है, किसी में पीएनबी लिखा है, कंपनी के नाम अलग है, लेकिन वो बराबर साइज के हैं, बराबर शेप के हैं, समझ में आ रहा है। इसी चीज को हम आगे पर सर्वांग समता के लिए भी डिफाइन करते हैं। आगे पर तुम पढ़ोगे सर्वांग सम त्रिभुज, तो वो सर्वांग सम त्रिभुज भी यही से निकल के आया है कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के समपाती होती हैं, समझ रहे हो, वो एक आपस में बराबर होती है। चौथी अभिगृहित थी। पांचवी अभिगृहित क्या है? पूर्ण, मतलब कि कंप्लीट, ठीक है। जो एक कंप्लीट कोई वस्तु है, मान लो आपके पास एक पूरा एप्पल है, एक पूरा सेब है, अब तुमने उस सेब का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, उस सेब का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, तो तुम क्या बोलोगे कि जो पूरा सेब था वो उस छोटे से भाग से बड़ा ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, एक पूर्ण वस्तु अपने छोटे भाग से हमेशा ज्यादा होती है, बड़ी होती है। पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है ना, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। आपके पास एक सेब है, उस सेब का तुमने छोटा सा हिस्सा काट करके अलग रख लिया, तो जो पूरा सेब है और वो जो छोटा सा कटा हुआ भाग है, कौन बड़ा होगा? पूरा सेब बड़ा होगा कि वो छोटा सा भाग? तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये पांचवी अभिगृहित थी। छठवीं अभिगृहित क्या थी बेटा? छठवीं अभिगृहित जो थी वो ये थी कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के जो दुगने होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के जो दुगने, मानो मैं लिख रहा हूं कि ए अगर बी के बराबर है, ए अगर बी के बराबर, तो मतलब ये दोनों समान वस्तुएं हैं, है ना। ए अगर बी के बराबर है तो मतलब ये समान वस्तुएं हैं। तो अगर ये बराबर है तो इनके जो दुगने हैं, यानी कि 2a इसका दुगना हुआ, 2b दुगना हुआ, तो दोनों के दुगने भी आपस में बराबर होंगे, दोनों के दुगने आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं, तो इनका आधा 1/2a बराबर होगा 1/2b के। इनके आधे जो है वो आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में? तो दो वस्तुएं अगर बराबर है तो उनके आधा भी आपस में बराबर होगा। दो वस्तुएं अगर बराबर है तो उनके दुगने भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि 2a बराबर भी आपका 2b होगा। ये हमारे पास छठवीं और सातवीं है। तो अब जैसे मैंने बोला कि यहां पर ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, छठवीं वाली अभिगृहित और सातवीं वाली अभिगृहित। एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं। छठवीं और सातवीं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कौन कौन सी अभिगृहित है जो सबसे ज्यादा आप प्रश्नों को हल करने में प्रयोग करोगे? वो है आपकी दूसरी और तीसरी। बराबर में बराबर जोड़ोगे तो बराबर मिलेगा, याद कर लो। दूसरी अभिगृहित है, बराबर में बराबर घटाने से बराबर शेषफल मिलेगा। तीसरी अभिगृहित है। छठवीं है, एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं। सातवीं अभिगृहित है, एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि चौथा और पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा प्रयोग में आने वाले, इसलिए मैंने इनको ग्रीन से या येलो से इंपॉर्टेंट लिखा है। वे वस्तुएं जो संपाती है बराबर होंगी, पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। चलिए, ये यूक्लिड की 7 अभिगृहितियां हो गई। इसके बाद बात करते हैं यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में, उनकी कौन कौन सी पोस्टुलेट थी। अब जब आप अभिधारणाओं की बात करोगे तो अभिधारणाओं में खास बात क्या होती है कि विशेष रूप से ज्योमेट्री पर यूज होंगी, विशेष रूप से ज्यामिति पर आधारित होंगी। यानी कि अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाओं को बोलते हैं
जो ज्यामिति पर आधारित है, जो ज्यामिति के लिए सत्य है, जरूरी नहीं है कि वो हर क्षेत्र में सत्य हो, लेकिन ज्यामिति के लिए जरूर सत्य है, वो हमारी अभिधारणाएं होती हैं। तो कुल कितनी अभिधारणाएं यूक्लिड जी ने बताई हमें? कुल 5 अभिधारणाएं यूक्लिड जी ने हमें बताई। पहली अभिधारणा क्या है? वो ये लिखी हुई है यहां पर, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक। मान लो आपके पास एक बिंदु दिया है और कोई दूसरा बिंदु आपको दिया गया है। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक बिंदु और एक दूसरा बिंदु दे दिया जाए तो हम इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आपने इस चीज को कई बार पढ़ा होगा कि बचपन में सिखाया गया कि दो बिंदुओं से होकर के कितनी रेखा गुजरती है, तो आंसर होता है एक रेखा। तो लिख सकते हो यहां पर, हाँ जी, यहां पर ये चीज लिख सकते हो आप लोग कि दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं को मिलाने से, या दो बिंदुओं को मिलाने से मतलब आपस में जोड़ने से, दो बिंदुओं को मिलाने से केवल और केवल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, केवल केवल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दो बिंदुओं को मिलाने से केवल और केवल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और वही चीज लिखा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसी अभिधारणा को थोड़ा सा और वो किया गया तो यही आपका एक इस प्रकार का कथन बन जाता है। ठीक है, अगली यहां पर पहली अवधारणा हो गई। दूसरी अवधारणा क्या है? एक शांत रेखा को, मान लो आपके पास, रेखा का मतलब बेटा क्या होता है? रेखा का मतलब ही होता है ऐसी रेखा जिसको अनगिनत रूप से बढ़ाया जा सके या अनगिनत लंबाई तक बढ़ाया जा सके। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए कि अगर आपने देखा होगा, जब भी मैं किसी रेखा को दर्शाता हूं, जब भी मैं किसी रेखा की बात करूंगा, तो रेखा के आखिरी के बिंदुओं पर इस प्रकार का एरो लगा देते हैं। ये एरो क्यों लगाया जाता है? जब भी रेखा बनाऊंगा तो रेखा के अंत बिंदुओं पर मैं इस प्रकार का एरो बनाता हूं। ये एरो ये दर्शाता है, ये बताता है कि भैया ये ना अनंत रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है और इसको मैं अनंत रूप से पीछे खींच सकता हूं। तो मतलब रेखा की जो माप होती है ना, रेखा की जो लंबाई होती है वो अपरिमित होती है। रेखा अनंत लंबाई की होती है। रेखा की कोई माप नहीं कि भैया, रेखा की कोई फिक्स माप नहीं होती, रेखा अनंत लंबाई की होती है। वहीं जब मैं बात रेखा खंड की करता हूं, जब मैं बात करता हूं रेखा खंड की, तो रेखा खंड रेखा का छोटा सा भाग होता है। तो रेखा का छोटा सा भाग जब हम बात करते हैं तो वहां पर फिक्स पॉइंट लेते हैं कि भैया प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है, तो इसको मैं रेखा खंड बोलता हूं। रेखा खंड की जो लंबाई होती है वो परिमित होती है, रेखा की जो लंबाई होती है वो अपरिमित होती है। इसी प्रकार एक चीज आप पढ़ते हो किरण, जिसको हम पढ़ते हैं किरण। किरण में क्या खास बात होती है? इसका एक मूल बिंदु होता है, इसका एक मूल बिंदु होता है, लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं होता। यानी कि आपको पता तो है कि ये प्रारंभ कहां से हो रही है, लेकिन इसका अंत नहीं पता। तो अंत नहीं पता तो एरो लगा देते हैं, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो अगर पूछे कि रेखा की लंबाई अपरिमित होती है, ये दोनों सिरों पर हम बोल सकते हैं कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखाखंड एक सीमित लंबाई का होता है, इसके अंत बिंदु भी होते हैं, प्रारंभिक और अंत बिंदु होता है। किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है, लेकिन कोई भी इसका अंत बिंदु नहीं होता। जितनी मर्जी चाहो तुम इसको इस दिशा में बढ़ा लो,
मतलब जिस दिशा में एरो, उस दिशा में जितना मर्जी बढ़ा दो, लेकिन प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है। ये किरण की खास बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें बाद में निकल के आई, पहले ये अभिधारणा 2 आई जिसमें लिखा गया था कि एक शांत रेखा को, एक रेखा को, शांत का मतलब सीरियस मतलब सर रेखा बात नहीं करती क्या? रेखा ऐसा नहीं है, शांत मतलब ये होता है कि भाई शांत, ठीक है, शांत को ज्यादा सीरियस मतलब यहां पर। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अभिधारणा 3 क्या होती है बेटा? अभिधारणा 3 को समझेंगे। अभिधारणा 3 का मतलब होता है किसी बिंदु को, कोई बिंदु है आपके पास, ठीक है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और कोई भी त्रिज्या लेकर के मैं एक वृत्त खींच सकता हूं। हम एक वृत्त खींच सकते हैं। कितना सुंदर वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। तो किसी बिंदु को मैं केंद्र मान लूं और कोई भी एक त्रिज्या ले लूं, कोई भी त्रिज्या मान लो, उसको आर ले लिया, मैं एक वृत्त खींच सकता हूं। यह अभिधारणा 3 है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर तथा किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह अभिधारणा 3 थी। अभिधारणा 4 क्या थी भैया इनकी? अभिधारणा 4 थी कि कोई भी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण का मतलब क्या होता है बेटा? समकोण का मतलब होता है जो कोण 90 अंश का होता है, वो समकोण होता है। तो अब मैं किसी को भी समकोण बोलूं, अगर मैं किसी कोण को समकोण बोल रहा हूं तो मतलब कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है वो 90 अंश का है। तो 90 अंश का कोण समकोण होता है। तो सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? अब 5वीं अभिधारणा जो कि आने वाले टाइम पर आगे पर जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रेखा एवं कोण वाले चैप्टर के अंदर, जहां पर तुम एकांतर कोण, संगत कोण, ये जितने भी कोण पढ़ोगे ना वो सब इस पर आधारित है, 5वीं अभिधारणा पर आधारित है। ये 5वीं अभिधारणा क्या बोलती है कि मान लो आपके पास कोई 2 रेखाएं हैं, मान लो आपके पास में कोई 2 रेखाएं हैं। ये 2 रेखाएं हैं आपके पास, एक रेखा L है और एक रेखा आपके पास M है। कोई 2 रेखाओं पर एक तीसरी रेखा आपतित होती है, इस पर कोई तीसरी रेखा मान लो ऐसे गिरती है, ठीक है। अब इस तीसरी रेखा के उस तरफ, जिस तरफ अंतःकोण, अंतःकोण मतलब कि अंदर वाले जो कोण हैं, अंदर वाले कोण जो बन रहे हैं, मान लो ये x और y है, जिस तरफ के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 2 समकोण से कम होता है, 2 समकोण से कम होता है। 2 समकोण का मतलब बेटा 180 अंश। एक समकोण 90 अंश का हुआ तो 2 समकोण मतलब 180 अंश, यानी कि जिस तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम होगा, तो जो रेखाएं L और M हैं, अगर मैं उन रेखाओं को उसी दिशा में आगे बढ़ा देता हूं, उसी दिशा में आगे बढ़ा देता हूं, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी। यानी कि जिस ओर के अंतःकोण का योगफल 180 अंश से कम है, रेखाओं को उसी दिशा में अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं तो अंतःकोणों का योगफल जो हमको मिलेगा वो 180 अंश से कम होगा। क्या सॉरी क्या होगा? उसी दिशा में अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यहां पर वो कहीं पर आकर के प्रतिच्छेद कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी बेटा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अभिधारणा 5 को पढ़ो। यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योगफल मिलकर 2 समकोण से कम है, मतलब 2 समकोण मतलब 180 अंश से कम है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर
यह दो समकोण से कम है, यानी कि जहां पर अंतःकोण 180 से कम आ रहा है योगफल, उसी दिशा में तुम बढ़ा दोगे तो वो एक बिंदु पर मिल जाएंगी, एक बिंदु पर काट लेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाएंगी। ये हमारी पांचवी अभिधारणा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिधारणा, जो डायरेक्टली 2 से 3 नंबर की लिखने को पूछ लेता है। ये अभिधारणा आपको याद होनी चाहिए। सीधे पेपर में अभिधारणा आपसे बोलेगा कि भैया यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को लिखिए और चित्र के माध्यम से उसकी व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से चित्र बनाना पड़ेगा और ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। तो पांचवी अभिधारणा याद करना है सबको, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, इस अभिधारणा को याद करना जरूरी है, इसको याद करना जरूरी है पूरा, क्योंकि आपको लिख करके आना होगा परिभाषा इसकी, ठीक है। चलिए, प्रमेय क्या होती है बेटा? मैंने जैसे बताया कि प्रमेय हम ऐसे कथन होते हैं, देखो प्रमेय हो गया, कुछ जगहों पर हम सिद्धांत भी इसको पढ़ते हैं, कुछ जगहों पर इसको हम सिद्धांत भी पढ़ते हैं, है ना, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जब किसी चीज को अलग अलग तथ्यों के आधार पर, अलग अलग प्रयोगों के आधार पर सिद्ध पाते हैं तो वो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अब प्रमेय की खास बात क्या होती है? प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिन्हें परिभाषाओं, अभिगृहीतियों से पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमनिक तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि जो पहले से चीजें हैं जिनको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके, उनका यूज करके, जो परिभाषाएं आपको पता है उनका प्रयोग करके, जो अभिग्रहित आपको पता है उनका यूज करके। किनका किनका? एक तो परिभाषाओं का प्रयोग करके, एक तो परिभाषाओं का प्रयोग करके, दूसरा अभिग्रहितियों का प्रयोग करके, अभिग्रहितों का यूज करके, तीसरा पूर्व सिद्ध प्रमेयों का प्रयोग करके, है ना। कई बार किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम किसी अन्य प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं कि भैया हमें बताना है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, वैसे ये तो एक प्रमेय है जिसके लिए एक अभिगृहित प्रयोग होती है कि संगत कोण बराबर होते हैं। हम ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जहां पर हम देखेंगे किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरी प्रमेय का प्रयोग किया गया। तो प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं हम परिभाषाओं का प्रयोग करके भी, कि परिभाषा के अनुसार ऐसा होता है, या अभिगृहित के अनुसार कि भैया ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसके अनुसार होता है, या फिर पूर्व सिद्ध प्रमेय यानी कि कोई ऐसी प्रमेय जो पहले आपने सिद्ध कर रखी उनका प्रयोग। तो प्रमेय क्या है? जिनको हम परिभाषाओं, अभिगृहितों और पूर्व सिद्ध प्रमेयों इनका प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं या उनका निगमन कर सकते हैं, उनको हम आपका प्रमेय बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका प्रमेय बोलते हैं। चलिए, इसके बाद अब यूक्लिड की कुछ ऐसी परिभाषाएं जिसने ज्यामिति को समझने में बड़ी मदद करी, ज्यामिति को जानने में समझने में मदद करी। सबसे पहले परिभाषा बिंदु की है। बिंदु क्या होता है? बिंदु एक ऐसी बोल सकते हैं कि ज्यामिति है जिसके पास ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती क्या है? ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहलाती है विमाएं, डायमेंशंस, ठीक है। तो बिंदु एक ऐसी ज्यामिति है जिसकी कोई विमा नहीं होती, जिसका ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है। अब बिंदु को और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। बिंदु ज्यामिति की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको भी लिख सकते हो, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि बिंदु जो होता है वो ज्यामिति का, बिंदु जो होता है वो ज्यामिति का ज्यामिति की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई है। अब बिंदु से ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, बिंदु के बाद ज्यामिति नहीं बचती। बिंदु भी अगर तुम हटा दोगे तो केवल स्पेस बचता है ना। बिंदु को भी अगर तुम हटा दो तो केवल जो बचता है वो स्पेस है। तो ज्यामिति बिंदु से नीचे नहीं जा सकती,
इसलिए बिंदु के कोई भाग नहीं किए जा सकते कि भैया एक बिंदु को भी तोड़ दिया दो भागों में, है ना। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अणु है, अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु, है ना, तो परमाणु के अंदर मानते हैं कि वो अंदर चीजों से मिलकर बना होता है। मैं अभी उस डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पता लगा कुछ मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी बारे में बात करनी चाहिए जिसका संपूर्ण ज्ञान हो, तो इसलिए मैं वहां पर रुक जाऊंगा, ठीक है। तो हम ज्यामिति में बात करेंगे कि ज्यामिति में बिंदु जो है वो सबसे छोटा है, बिंदु से छोटा कुछ नहीं है, इसलिए बिंदु के हम भाग नहीं कर सकते। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। एक रेखा, जो रेखा की बात करी, रेखा के पास केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती। लिखा है चौड़ाई रहित, चौड़ाई रहित मतलब कि रेखा के पास कोई चौड़ाई नहीं है, केवल लंबाई 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 है, कोई चौड़ाई नहीं है। और बिंदु की बात करेंगे, बिंदु के पास कोई विमा नहीं है, ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तीसरा, एक रेखा, कोई रेखा है, ठीक है, अगर मैं उसके सिरों की बात करूंगा तो रेखा के सिरे जो होते हैं वो हमेशा बिंदु होते हैं, है ना। और आपने एक बात सीखी कि दो बिंदुओं को अगर मैं आपस में मिलाता हूं तो एक रेखा बन जाती है, उसको अपरिमित रूप से बढ़ा सकता हूं। तो रेखा के जो सिरे होते हैं, एंड पॉइंट हो, जो वैसे तो रेखा के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसको वैसे सच रूप में, अगर मैं बिल्कुल सही लैंग्वेज में बोलूं तो रेखा खंड लिखा होना चाहिए, क्योंकि रेखा खंड का ना कोई, रेखा का ना कोई प्रारंभिक है ना कोई अंत है, लेकिन फिर भी ऐसा बोल देते कि रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। रेखा के जो हेड होते हैं वो सिरे होते, मतलब बिंदु होते हैं। वास्तव में रेखा खंड होना चाहिए, क्योंकि रेखा खंड में ही प्रारंभिक और अंत बिंदु होता है, रेखा में कोई प्रारंभिक और अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। वास्तव में वो अपरिमित रूप से बढ़ सकती है। चलिए, इसके बाद एक सीधी रेखा। अब रेखा की परिभाषा है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर एक ऐसे बिंदु जो बिल्कुल वास्तव में अगर तुम देखो, जैसे मान लो एक बिंदु ये है, 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 अगर मैं आपसे बोलूं क्या इनको मिला करके मैं कोई रेखा खींच सकता हूं, तो कभी नहीं खींच सकता, है ना। यानी कि ये जो बिंदु है सपाट नहीं है, इसलिए मैं रेखा नहीं खींच पा रहा। अगर मैं बिंदु मेरे ऐसे होते जो संरेखिक होते, यानी कि उनको मिलाने से एक सीधी रेखा बन जाती, है ना। अगर मेरे पास कुछ बिंदु है जिनको मिलाने से एक सीधी रेखा बना पा रहा हूं, तो ऐसे बिंदुओं को संरेखिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बिंदुओं को हम संरेखिक बिंदु बोलते हैं, जिनको मिलाने से सीधी रेखा बन सकती है, ठीक है। तो अब इस बात को ऐसे समझो कि रेखा ऐसे बिंदुओं से मिलकर के बनती है जो बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता। सपाट का मतलब ऐसा नहीं कि एक ऊपर है एक नीचे, अगर ऊपर नीचे होता तो रेखा नहीं बन पाती, ठीक है। इसके बाद पृष्ठ। पृष्ठ क्या है भैया? कोई भी कागज है तो वो एक पृष्ठ हुआ। पृष्ठ उसको बोलते हैं जिसके पास दो विमा होती है, यानी कि जिसके पास लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। कोई भी ऐसा पृष्ठ जिसके पास, कोई भी ऐसा वस्तु जिसके पास लंबाई है चौड़ाई है, वो एक पृष्ठ है, ठीक है। अच्छा, पृष्ठ के जो किनारे हैं, अगर तुम कोई पेपर उठा लो, ठीक है, मान लो ये आपके पास में एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है आपके पास। अब ये पृष्ठ है क्योंकि इसके पास लंबाई है चौड़ाई। अब पृष्ठ के जो किनारे हैं ये क्या है? वास्तव में एक रेखा है। ये पृष्ठ के किनारे क्या है? आपस में रेखा है। तो पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के सपाट रूप से स्थित होता है। वास्तव में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक समतल पृष्ठ पर ऐसी कितनी सीधी रेखाएं आप खींच सकते हो, है ना। मतलब वास्तव में एक समतल पृष्ठ क्या है, अगर ऐसे समझो कि समतल पृष्ठ पर न जाने कितनी सीधी रेखाओं से मिलकर के बना है। तो वास्तव में एक समतल पृष्ठ सपाट रूप से, जो ऐसा नहीं है कि आगे पीछे ऊपर नीचे है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि भैया सपाट रूप से अगर कुछ रेखाएं हैं तो भाई इनको मिलाने से निश्चित रूप से एक समतल बन जाएगा। क्लियर?
लेकिन अगर ऐसा होता, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ऐसा है, तो अब इनको मिलाने से समतल कैसे बना पाओगे? मतलब समझ, सपाट रूप से, मतलब एक समान रूप से अगर रेखाएं हैं उनको मिलाने से एक समतल बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कुल 7 परिभाषाएं हैं। अब परिभाषाओं में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां पर नंबरिंग करने याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर नंबरिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन अभिगृहित और अभिधारणाओं को संख्या के साथ अकॉर्डिंग कि भैया 5वीं अभिधारणा क्या है, एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब हम आ गए हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। तो ये प्रश्न आपको बहुत मदद करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इस चैप्टर में खास एक बात ऑब्जर्व करी कि भाई अगर आप अपनी किताब उठाओगे एनसीईआरटी, वहां पर केवल थ्योरी 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 लिखी है, क्वेश्चंस बड़े कम है। तो बच्चा समझ नहीं पाता कि आप पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने जितनी थ्योरी समझानी थी, अभिधारणाएं, अभिगृहितें, जो समझाना था तब मैंने पहले बता दिया। अब थ्योरी खत्म बेटा, अब केवल और केवल इन्हीं अभिगृहित अभिधारणाओं का प्रयोग करके कुछ प्रश्न होंगे या परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। लिखा है 2 बिंदुओं से केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, एक से ज्यादा रेखाएं खींची जा सकती है, 2 से ज्यादा रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बेटा ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है 2 बिंदुओं से। अगला प्रश्न है, यूक्लिड के गणित के क्षेत्र में किए गए ज्ञात कार्यों के आलेख को कहा जाता है? यूक्लिड ने जो कुछ भी बताया, सिखाया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम यूक्लिड्स के एलिमेंट्स बोलते हैं, यूक्लिड्स एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट मतलब कि यूक्लिड के तत्व, है ना, यूक्लिड के तत्व, यूक्लिड के तत्व। तो भैया तत्व में सारी बातें बताई गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, वह गणितीय कथन जिसका सत्यापन तर्क संगत रूप से स्थापित किया है। देखो, प्रमेय की जब बात करते हैं तो प्रमेय परिभाषाओं, अभिधारणाओं या अभिगृहितियों या फिर पूर्व सिद्ध प्रमेयों का प्रयोग करके सिद्ध की जाती है। लेकिन जब किसी गणितीय कथन को हम तर्क संगत रूप से, यानी कि कुछ रीजन स्टेटमेंट दे करके हम उसको सिद्ध करते हैं, तो वो जो है उसको हम सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए सिद्धांत की परिभाषा भले ही मैंने नहीं लिखवाई, लेकिन जब प्रमेय बता रहा था तो प्रमेय को मैंने सिद्धांत भी समझाया कि प्रमेय और सिद्धांत दोनों सिद्ध की जा सकती है, यानी कि इनका सत्यापन किया गया है लेकिन तर्कों के आधार पर, जबकि प्रमेयों का सत्यापन पूर्व सिद्ध प्रमेय, परिभाषाओं और अभिगृहितियों के आधार पर किया गया, तो सिद्धांत होता है आपका। इसके बाद ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भरना है हमें। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा है कि सिद्धता की आवश्यकता होती है, इनमें से किसकी सिद्धता की आवश्यकता होती है? अभिगृहित की, अभिधारणा की या प्रमेय की? तो भैया आपको पता है कि प्रमेय की सिद्धता की आवश्यकता होती है। यहां पर हम क्या भरेंगे बेटा? प्रमेय भरेंगे। तो यहां पर आपका प्रमेय आ जाएगा कि प्रमेय की सिद्धता की आवश्यकता होती है। 3 संरेखी, संरेखी मतलब क्या बताया? वह बिंदु जिनको मिलाने से एक रेखा प्राप्त हो जाए, ऐसे बिंदुओं को संरेखिक बिंदु बोलते हैं। तो 3 संरेखी बिंदुओं से रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो बेटा, अगर लिखा है संरेखिक तो मतलब है कि भैया वो तीनों बिंदुओं को मिलाने से केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। तो इसका उत्तर होगा बिंदुओं से एक रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु संरेखिक है तो केवल एक रेखा खींची जाएगी। समझ गए? नाम ही स्पष्ट है, संरेखिक, जो एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। तो सिंपल सी बात है, यूक्लिड के कथन के अनुसार अगर बराबर को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये क्या थी? ये यूक्लिड की अभिगृहित थी।
ये यूक्लिड की एक अभिग्रहित थी। अब मुझे बताइए यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित थी? यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित थी? तो ये यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित थी। तीसरी अभिग्रहित में बताया था कि भाई बराबर को बराबर से घटाया जाएगा तो शेषफल बराबर होता है। एक बिंदु की विमाएं होती है, हम बोल सकते हैं कि जीरो विमाएं होती हैं। जीरो मतलब कि कोई विमा नहीं होती। एक बिंदु की जीरो विमाएं होती है मतलब कि कोई विमाएं नहीं होती हैं। उसके बाद यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या, यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं हैं? ये कुल 5 है। यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं? 5 है। अभिग्रहितियां कितनी है? 7 है। याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि एक पृष्ठ की, मैंने अभी पढ़ाया कि पृष्ठ क्या होता है। एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये रहा आपका पृष्ठ। पृष्ठ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो विमाओं की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी 2? एक होती है बेटा आपकी लंबाई और दूसरी होती है आपकी चौड़ाई। केवल 2 ही विमाएं होती हैं एक पृष्ठ में, एक सरफेस पे। इसके बाद दी गई आकृति में जहां पर AB बराबर आपका CD है। AB क्या है बेटा? ये AB है और ये आपका CD है। लिखा है कि भाई यहां पर AB जो है आपका वो CD के बराबर है। तो क्या AC और BD आपस में बराबर है या नहीं, हमें बताना है। मतलब कि AC और BD आपस में बराबर है या नहीं है। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ज्ञात क्या है? हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि AB बराबर आपका CD है। AB बराबर CD है। अच्छा, अब हमें पता है कि यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की दूसरी, है ना, ऐसे लिखना होता है, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से, अभिग्रहित से, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से हमें क्या पता है कि जब मैं बराबर में बराबर जोड़ता हूं, यानी कि AB में मैंने BC ऐड कर दिया, बराबर CD में भी मैंने इसी प्रकार से BC ऐड कर दिया। देखो CD पहले से था, BC ऐड किया, AB पहले से था, BC। बराबर हमें बराबर जोड़ने से बराबर ही होता है दूसरी अभिग्रहित से। AB प्लस BC क्या बनेगा? AB प्लस BC बनेगा आपके पास AC के बराबर, और BC प्लस CD क्या बनेगा आपके पास? BD के बराबर। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि AC बराबर BD है। तो मतलब कि AC बराबर आपका BD है। चलो, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो बराबर है या नहीं, तो हम उत्तर के लिखेंगे अतः बराबर है। यहां लिख दोगे अतः AC एवं BD, AC एवं BD बराबर होंगे। AC एवं BD बराबर होंगे। रुक जाओ, दिख रहा है, लिख लें तो फिर बढ़ जाता हूं आगे। ठीक है, अतः AC और BD आपस में बराबर होंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आता हूं। अगला, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? ध्यान समझिए, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो इसके लिए तुम्हें एक ज्योमेट्री बना देनी है। जब तुम एक बिंदु खींचो, अब इस बिंदु से तुम ध्यान से देखना, मैंने लाइन ले ली, ठीक है। अब इस बिंदु से मैंने एक रेखा ये गुजार दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी बिंदु से एक दूसरी रेखा ये गुजार दिया। अब इसी प्रकार एक बिंदु से मैंने एक तीसरी रेखा गुजार दी मैंने, ठीक है। इसी प्रकार एक बिंदु से मैंने आपका चौथी रेखा गुजार दी। क्या कर दिया? चौथी। तो हम यहां से क्या बोल पा रहे हैं? ठीक है, चौथी रेखा गुजार दी। हाँ जी। तो एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं? अनगिनत। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं? तो आपका आंसर होगा अनगिनत। अनगिनत रेखाएं गुजार सकते हैं एक बिंदु से, ठीक है। आ जाओ, अगली बार हम यहां पर आते हैं कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया और बताया भी, तो वही चीज एक प्रश्न के रूप में लिखा है कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को लिखिए।
तो ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 2 से 3 नंबर का आ सकता है, 2 से 3 मार्क्स का पूछ भी सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर पूछेगा तो पहले अभिधारणा 5 लिखोगे और इस प्रकार से चिन्ह चित्र भी बना दोगे, इस प्रकार से चित्र भी बना दोगे। ठीक है, चलिए, तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा आप लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब यहां पर प्रश्न में लिखा है कि यदि a प्लस बी बराबर 15 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 प्लस सी हो तो यूक्लिड की किस अभिग्रहित को दर्शाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर चूंकि a प्लस बी बराबर में 15 है और यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित बोलती है कि बराबर में अगर मैं बराबर जोड़ता हूं, बराबर में अगर मैं बराबर जोड़ता हूं तो बराबर ही रहता है। तो यानी कि सिर्फ पूछा कौन सी अभिग्रहित, तो आप लिखोगे दूसरी अभिग्रहित, दूसरी अभिग्रहित, दूसरी अभिग्रहित को दर्शाता है, सेकेंड एक्सियम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर आपका 10 है, x प्लस वाई अगर 10 है और लिखा है कि x बराबर आपको z दिया है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि z प्लस वाई आपका 10 के बराबर होगा। क्या सिद्ध करना है आपको कि जो z प्लस वाई है वो आपका 10 के बराबर होगा, z प्लस वाई आपका 10 के बराबर होगा। तो देखो बेटा, हमें पता है कि x प्लस वाई मेरा 10 के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 10 है। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से, अभिग्रहित से, यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से हमें क्या पता है बेटा कि अगर मैं यहां पर x प्लस वाई है बराबर में बराबर घटा देता हूं, बराबर में बराबर घटा देता हूं तो उससे क्या होता है, बराबर में बराबर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर y बराबर आपके पास क्या बचेगा, 10 माइनस में x, y बराबर क्या बचेगा आपके पास 10 माइनस में x। ठीक है, अब जब y बराबर आपको 10 माइनस में x दिख रहा है, अब आपको पता है कि अब दूसरी अभिग्रहित से हम क्या जानते हैं, दूसरी अभिग्रहित से क्या देखो आप सोच रहे होगे सर ये तो बहुत कॉमन सी बात है, x बराबर z है तो यहां पर x के प्लेस पर z रख दोगे तो आ जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है, x के प्लेस पर z रखोगे आ जाएगा, लेकिन जो वास्तव में जो पीछे का अप्रोच है वो लिखना होता है कि वास्तव में किस अभिग्रहित का प्रयोग करके किया गया। भैया y बराबर 10 माइनस का x है, ये पता है। अब तुम्हें पता है कि दूसरी अभिग्रहित से तुम क्या जानते हो, दूसरी अभिग्रहित से बराबर में बराबर जोड़ने से, दूसरी अभिग्रहित से क्या पता है कि भैया अगर मैं इधर भी z जोड़ता हूं तो मैं यहां पर भी z जोड़ सकता हूं, यहां भी z जोड़ सकता हूं, और जब ये दोनों आपस में बराबर हैं x और z तो कट जाएंगे, तो यहां से z प्लस वाई बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो यहां पर मुझे पता है कि भैया मैं x को z से बदल दूंगा तो z प्लस वाई 10 लिख सकता हूं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन सी अभिग्रहित इस्तेमाल हुई। तो यहां पर वास्तव में इस प्रश्न का मोटिव था कि आपसे यह जानना कि भैया आपने इसके लिए कौन कौन सी अभिग्रहित इस्तेमाल करी। तो एक बार तीसरी अभिग्रहित से हमने ऐसे लिखा, फिर दोनों तरफ z जोड़ा, तो अब x और z बराबर है तो काट देंगे इधर के, तो ये हमारे पास आया। क्लियर है, तो तीसरी और दूसरी अभिग्रहित से ये बात हम सिद्ध कर पाते हैं। इसी प्रकार का ये प्रश्न आपका यहां पर लिखा है, आकृति में ax और ay आपस में क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, ax और ay आपस में क्या है आपके, बराबर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि AB और AC आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि हमको bx बराबर में आपका cy होगा, bx बराबर में cy होगा, हमें ऐसा सिद्ध करना है, हमें ऐसा प्रूव करना है। तो बेटा जी जरा ध्यान से समझना,
जरा ध्यान से समझना, ये त्रिभुज तुमको दिख रहा है, यहां पर लिखा है कि AX बराबर में AY है और AB बराबर में आपका AC है। तो अगर मैं AB बराबर AC दिख रहा हूं और नीचे AX बराबर में AY लिख रहा हूं, आपको पता है यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से, तीसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से हमें क्या पता है कि बराबर में बराबर घटाने से AB में से AX को घटा दो और AC में से AY को घटा दो, है ना। या फिर तुम चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया AB बराबर AC है, तुम AB को लिख सकते हो AX प्लस में XB, या लिख सकते हो AX प्लस में BX भी लिख सकते हो। इसी प्रकार AC को तुम लिख सकते हो AY प्लस में CY, इसको तुम लिख सकते हो AY प्लस में आपका CY। तो अब ऐसे समझो कि तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, AB बराबर AC को लिख लो AX प्लस में BX और AY प्लस में CY, और यहां पर दिया है कि AX बराबर AY। अब यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित से बराबर में बराबर घटाने से, यानी कि AX प्लस में, सॉरी देखना, AX प्लस में BX, इसमें तुमने AX माइनस कर दिया। इसी प्रकार AY प्लस में CY, इसमें तुमने AY माइनस कर दिया। बराबर में बराबर घटाने से क्या हुआ, क्या हुआ, BX बराबर CY मिल गया। क्या मिल गया, BX बराबर CY मिल गया। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित का यहां पर इस्तेमाल हुआ, यूक्लिड की तीसरी अभिग्रहित का यहां पर इस्तेमाल हुआ, तीसरी अभिग्रहित का हमने यहां पर प्रयोग किया, यानी कि यूज किया। आई बात समझ में। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ऐसे सवाल हैं, मतलब मैं तुम्हें इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप ना मजा आ जाएगा कि भैया सर अब तो मेरे से ये चैप्टर एकदम हलवा बन चुका है। ठीक है, लिखा है दी गई आकृति में कोण ABC, ए बी, देखो जब भी कोण पढ़ते हो ना तो जो बीच वाला होता है ये वास्तव में कोण है, यानी कि ABC। तो हमको लिखा है कि भाई कोण ABC बराबर ACB के है। ठीक है, कोण ABC बराबर में ACB है, और लिखा है कि कोण 4 जो है वो 3 के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण 2 आपका कोण 1 के बराबर होगा। सिद्ध कीजिए कि कोण 2 आपका कोण 1 के बराबर होगा। तो सबसे पहली बात जो यहां पर ध्यान से समझने वाली है वो क्या है कि कोण ABC, कोण ABC बना कैसे है। अगर तुम ABC को देखो तो लिखा है कि कोण ABC बराबर में कोण ACB है। जरा ऑब्जर्व करो, ये ABC बना है 4 प्लस में 1 से, यानी कि कोण 4 प्लस में कोण 1 से, और ACB बना है 3 प्लस में 2 से, तो 3 प्लस में 2 लिख सकता हूं। ये तो हम लिख सकते हैं। हमें दिया है कोण 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 3 बराबर, ऐसे लिखना है ना, इसको पलट के लिख लो, कोण 4 आपका कोण 3 के बराबर है। अगेन कौन सी अभिग्रहित, हमारी तीसरी अभिग्रहित से, तीसरी अभिग्रहित से बराबर में बराबर घटाने से, बराबर में बराबर घटाने से बराबर प्राप्त होता है। तो यहां पर आप घटा दोगे तो कोण 4, ऐसे समझना, कोण 4 प्लस में कोण 1 माइनस में कोण 4 बराबर कोण 3 प्लस में कोण 2 माइनस में कोण 3, बराबर में बराबर घटाया तो ये आपके पास कितना बचा, कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ऐसे इसको हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर प्रूव होता है। क्लियर है, चलिए तो ये वाला नोट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा एक कुछ बच्चों को इस चीज को लेकर के डाउट है कि सर यहां पर हमने एक तरफ माइनस में कोण 4 किया है और यहां पर एक तरफ माइनस में कोण 3 किया है। तो जिनको भी इस बात को लेकर के डाउट है तो मैं पहले बता देता हूं कि आप ये मानिए कि भाई यहां पर ये भी तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कोण 4 मेरा कोण 3 के बराबर है।
ठीक है। तो अगर मैं एक काम कर रहा हूं कि मान लो आपके लिए मैंने इस तरह से लिख दिया, चलो अगर कि यहाँ पे कोण 3 माइनस में कोण 3 दोनों तरफ किया, ठीक है। फिर कोण 3 को कोण 4 के बराबर लिख सकता हूं, तो कोण 4 से कोण 4 कट जाएगा। तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चीज यहां पर आपको मेंशन है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में बात करते हैं। अगला सवाल हमारे पास आकृति में AD बराबर हमको CB गिवन है। AD क्या है बेटा? AD है हमारे पास पॉइंट A यहां पर है, D यहां पर है, तो मतलब हमें गिवन है कि AD जो है आपके पास वो BD के बराबर है, यानी कि अच्छा सॉरी AD बराबर आपके पास CB के बराबर है, यानी कि CB के बराबर, ये हमें दिया गया, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि AC जो है वो आपके पास BD के बराबर होगा। AC को हमें BD के बराबर प्रूव करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, गिवन है कि AD बराबर आपके पास CB है और AC बराबर आपके पास BD है, मतलब ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज हम यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं। हमें दिया है आकृति से, जो कि हमें पता है, आकृति में हमें दिया है कि AD जो है वो आपके पास में CB के बराबर है। AD बराबर आपके पास CB है। अगर मैं AD की बात करूं तो AD को मैं लिख सकता हूं आपका AC, ठीक है। AC प्लस में आपका CD लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। AD को मैं AC प्लस में CD लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं CB की बात करूं तो उसको मैं CD प्लस में BD लिख सकता हूं। CD प्लस में मैं इसको DB लिखूं या BD लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। मैं इसको DB पढ़ूं या BD पढ़ूं, दोनों में बात आपकी एक ही है। अब दोनों तरफ पर CD और CD है, तो अभिग्रहित 3 से हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अभिग्रहित 3 से हम जानते हैं कि अभिग्रहित 3 से दोनों पक्षों में अगर हम समान बराबर में बराबर घटाते हैं तो बराबर प्राप्त होता है। तो दोनों तरफ पे CD बराबर घटा रहे हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, AC बराबर आपके पास में BD। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि AC आपका BD के बराबर होगा। क्या होगा, AC आपका जो होगा वो BD के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से यहां पर हमें करना होता है। तो बहुत इजी है। अभिग्रहित 2 और 3 मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारे प्रश्नों में ये आपका डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, क्वेश्चंस को प्रूव करने में, सॉल्व करने में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये भी आपके पास, समीकरण x माइनस 10 बराबर 15 को हल कीजिए। आपने इसको हल करने में यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित का प्रयोग किया? तो क्या ये प्रश्न मुझे करवाने की जरूरत है? आप ऐसे देखोगे कि भैया x माइनस 10 बराबर में 15 है, हमको दिया गया। अगर मुझे x का मान बताना है तो ये जो माइनस 10 है मुझे इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, क्लियर है। माइनस 10 को मुझे पक्षांतर करना पड़ेगा। तो अभिग्रहित 2 हमको बोलती है कि जब हम बराबर में बराबर जोड़ देते हैं तो मुझको बराबर ही प्राप्त होता है, यानी कि इधर भी 10 जोड़ा, इधर भी 10 जोड़ा, तो ये 10 तो आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर x का मान आपके पास 25 आएगा। तो कौन सी अभिग्रहित का प्रयोग किया है, यहां पर हम लिख सकते हैं कि दूसरी अभिग्रहित का यहां पर प्रयोग किया है। तो एक चीज आप बार बार ऑब्जर्व करिए कि हमें सबसे ज्यादा जो यहां पर हेल्प कर रहा है वो ये है कि अभिग्रहित सीक्वेंस में अगर हमें याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में वो चीज हमें लिखनी होती है कि भैया बराबर में बराबर जोड़ रहे हैं, तो ये दूसरी अभिग्रहित है, मैंने लिखा था पहले ही कि इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तीसरी अभिग्रहित में बराबर घटा रहे तो है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। वे वस्तुएं जो आपस में समपाती हैं तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुएं दुगने आपस में बराबर होते हैं, एक ही वस्तुएं के आधे आपस में बराबर होते हैं। तो मेजर तो वैसे दूसरी तीसरी यूज में आ रही है, अभी कुछ सवालों में हमें 6वां और 7वां भी इस्तेमाल होगा। तो ये चीज बस आपको इसीलिए मैं क्वेश्चंस भी करवाता जा रहा हूं साथ के साथ, ताकि आपको आइडिया बिल्कुल कंप्लीट रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। अब जैसे कि इस सवाल को आप देखिए, ठीक है, जो त्रिभुज वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ऐसे कई सवाल होंगे जहां पर हमें इस तरीके से अभिग्रहित का प्रयोग भी करना पड़ेगा। यहां पर लिखा है
दी गई आकृति में ए एम जो है वो 1/2 AB के बराबर है और ए एन जो है वो 1/2 AC के बराबर है। यदि ए एम और ए एन आपस में बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और ए सी आपस में हमारे बराबर होंगे। ए बी और ए सी आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों कितना सिंपल सी बात लिखी है कि अगर हमें दिया है कि ए एम बराबर में ए एन है, ए एम बराबर में ए एन हमको दिया गया है, ठीक है, और सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी होगा। तो सबसे पहली चीज हमें यह पता है, ठीक है, ए बी ए एम बराबर हाफ ऑफ ए बी है, और ठीक है चलो ए एम बराबर हमको ए एन दिया गया है प्रश्न में। अब हमें पता है कि ए एम का मान 1/2 ए बी के बराबर है, ए एम का मान 1/2 ए बी के बराबर है और ए एन का मान आपका 1/2 ए सी के बराबर है। यहां तक क्लियर है? ए एम का मान ए एन के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है और दूसरा ए एम 1/2 ए बी है और ए एन 1/2 ए सी है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है कि जब मैं बराबर का दुगना करता हूं तो वो आपस में बराबर होते हैं, है ना। हमारी जो यूक्लिड की 5वीं अभिग्रहित है वो क्या बोल रही है, सॉरी 6वीं अभिग्रहित, 6वीं और 7वीं और डबल और हाफ वाली है, ठीक है। तो हमसे 6वीं अभिग्रहित क्या बोल रही है, बराबर का दुगना जो होता है वो बराबर होता है। तो अगर मैं दुगना करता हूं 1/2 ए बी का और इसी प्रकार मैं दुगना करता हूं 1/2 ए सी का, यानी कि मैंने बराबर का दुगना करा, वो आपस में बराबर होंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से हमको ए बी बराबर आपको ए सी मिल जाएगा। तो यहां पर हमने यूक्लिड की 6वीं अभिग्रहित का प्रयोग किया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इधर पे यूक्लिड की 6वीं अभिग्रहित से, यूक्लिड की 6वीं अभिग्रहित से, ठीक है, 6वीं अभिग्रहित से बराबर का दुगना भी आपस में बराबर होता है और 7वीं अभिग्रहित है कि बराबर का आधा जो है वो भी आपस में बराबर होता है। तो बहुत इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा आकृति में AC और DC आपस में बराबर है। क्या लिखा है? AC और DC आपस में बराबर है तथा CB और CE आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि यहां पर AB और DE आपस में बराबर होंगे। तो जब दो बराबर में बराबर जोड़ते हैं तो बराबर हमको मिलता है। तो सबसे पहले पता है, और बराबर में बराबर घटाते हैं तो भी हमें मिल जाता है। तो यहां पर हमें AC, ठीक है, AC बराबर आपके पास DC दिया गया है, ठीक है, AC बराबर आपके पास DC है और दूसरा हमको दिया है CB जो है वो आपके पास CE के बराबर है। तो दोनों बराबर है, बराबर में बराबर जोड़ रहा हूं तो बनेगा AC प्लस में CB बराबर DC प्लस में आपका CE, DC प्लस में CE। तो AC प्लस में CB मिलकर के बन गया आपके पास AB और DC प्लस में CE बन गया आपके पास में DE। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि AB बराबर आपका DE होगा। और यहां पर जो हमने किया लिख दो ब्रैकेट में, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से, ठीक है, यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से। क्लियर? यूक्लिड की दूसरी अभिग्रहित से कि बराबर में बराबर जोड़ने से बराबर प्राप्त होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? नोट कर लो इसको। इसी तरीके से ये एक प्रश्न है, आकृति में दो वृत्त दिए हैं जिनके केंद्र ए और बी है। एक का केंद्र ए है और एक केंद्र ने ये वाला वृत्त बनाया है। दूसरा वृत्त आपका जिसका केंद्र बी है, तो बी केंद्र से आपका एक ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है। सी पर काटते हैं, एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ए सी बराबर में आपका बी सी होगा। क्या सिद्ध करना है कि ये तीनों, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये ए सी है और जो सी बी है, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों हमें बिल्कुल सिंपल सी बात पता है कि किसी भी केंद्र से समान त्रिज्या का कोई भी वृत्त
किसी भी केंद्र से एक नियत त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है और वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती है। तो ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र माने तो सी और बी ए केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु है। माने तो सी तथा बी ए केंद्र वाले वृत्त पर स्थित यानी कि सर्किल पर स्थित दो बिंदु है। ए केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु है क्लियर। ए को अगर मैं केंद्र बोलता हूं तो बी जो है और सी जो है ये इसी वृत्त पर तो स्थित दो बिंदु है ना। तो इसका मतलब है कि जो AC होगा वो एक त्रिज्या हुई, इसी तरह CB जो है वो भी आपकी एक त्रिज्या हुई। तो AC बराबर में आपके पास, सॉरी CB नहीं बोलूंगा, AC बराबर में आपके पास AB। तो AC और AB आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत। AC और AB आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार हाँ जी, अगर मैं इसी प्रकार बी केंद्र वाले वृत्त पर अगर मैं बी को केंद्र मानता हूं तो बी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु कौन कौन से हैं? बी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, एक तो ए और एक तो सी। ठीक है, बी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु ए तथा सी है। तो निश्चित रूप से BC और BA आपस में बराबर होंगे। बोल सकते हैं कि BC बराबर AB होगा, BC बराबर आपका AB होगा। तो अगर AC AB के बराबर है, BC AB के बराबर है, तो दो समान चीज अगर किसी एक के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो यहां से पहली अभिगृहित जो है, दो समान वस्तुएं किसी समान एक वस्तु के बराबर है तो आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि AC बराबर AB बराबर में आपका BC होगा। ये तीनों आपस में बराबर होंगे, AC बराबर AB बराबर में आपका BC। तो यूक्लिड की पहली अभिगृहित से दो वस्तुएं अगर किसी सेम चीज के बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगी। तो AC BC के बराबर मतलब AC AB BC तीनों आपस में बराबर होंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से, सॉरी पहली अभिगृहित से। क्लियर है? पहली दो समान वस्तुएं दो वस्तुएं अगर किसी एक समान वस्तु के बराबर है तो वो आपस में बराबर होंगे। लास्ट हमने डिस्कस भी किया था। चलिए इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। किसी रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो सबसे पहले यार देखो, हमने मान लो एक रेखा खींच ली, ठीक है, हमने मान लो एक रेखा यहां पर खींच ली, ठीक है, ये एक सेकंड सीधी खींच जाए तो बहुत, एक रेखा हमने खींच ली और मान लो उसको बोल देते A और B, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि रेखा अनंत लंबाई की होती है तो किनारे पर इस तरीके से लाइन एरो बना दो। रेखा की लंबाई अनंत होती है इसलिए हमने ऐसे, तो क्वेश्चन में वैसे रेखा खंड लिखा है तो इसलिए सही बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। रेखा खंड बोल रहा है तो भैया रेखा खंड ऐसे होगा। चलिए मैंने रेखा पढ़ा था, अब ठीक है, रेखा खंड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रारंभिक बिंदु A, अंतिम बिंदु उसका B का केवल एक मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो ये एक रेखाखंड AB है। माना, हम ऐसे लिख देते कि माना रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु C तथा
C1 तथा C2 है, C1 तथा C2 है। मान लो एक बिंदु आपने C1 बोल दिया, एक बिंदु आपने C2 बोल दिया कि भैया C1 और C2 दो मध्य बिंदु है, ठीक है। माना रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु C1 और C2 है। अब अगर C1 मध्य बिंदु है तो आपको पता है कि AC1 बराबर आपका C1B होगा। AC1 बराबर, या ऐसे भी बोल सकता हूं इस तरीके से कि रेखाखंड AB के दो मध्य बिंदु है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि AC1 जो होगा वो 1/2 AB के बराबर होगा। AC1 जो होगा वो 1/2 AB के बराबर होगा, यानी कि अगर C1 को मध्य बिंदु बोलूंगा तो वो AB का चूंकि मध्य बिंदु है तो AC1 AB का आधा होगा। इसी प्रकार अगर मैं C2 का मध्य बिंदु बोल रहा हूं तो हमें पता है कि C2 जो होगा वो भी 1/2 AB होगा। AC1 1/2 AB है, AC2 1/2 AB है, तो दो बराबर, अगर दो वस्तुएं अगर एक बराबर के, यानी कि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के समान होती हैं तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AC1 जो होगा वो आपके पास AC2 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि AC1 1/2 AB है, AC2 भी 1/2 AB है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब AC1 AC2 के बराबर होगा। AC1 AC2 के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब C1 जो हो वो C2 के बराबर हो। C1 और C2 आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर C1 C2 भिन्न है तो भैया AC1 AC2 के बराबर कैसे हो सकता है, और AC1 AC2 के बराबर अगर आ रहा है तो उसका मतलब है कि C1 और C2 बराबर है, और C1 C2 बराबर है तो क्या बोल सकते हैं कि रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होगा। आई बात समझ में, रेखाखंड का केवल और केवल एक मध्य बिंदु होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट, पक्की बात, ओके रिपोर्ट। चलिए, इसी प्रकार यहां पर लिखा है कि कार्तिक और हिमांक का बराबर भार है, दोनों का वजन जो है, वेट जो है बिल्कुल बराबर है, ठीक है। यदि प्रत्येक का भार 3 बढ़ जाए तो आप उनके नए भार की तुलना कैसे करेंगे। यूक्लिड की उस अभिगरीत का कथन जो यहां प्रयोग हुआ है, बराबर में बराबर जोड़ने से बराबर ही प्राप्त होता है। तो अगर हिमांक का भार कार्तिक के भार के बराबर है और दोनों बराबर भारों में अगर मैं 3 जोड़ रहा हूं तो बराबर भी बराबर रहेगा। तो ये बिल्कुल एक आसान प्रश्न है, इसको खुद से लिखिए कि कार्तिक का भार बराबर हिमांक का भार, दोनों के भारों में 3 जोड़ने पर तो हम कह सकते हैं कि यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से बराबर में बराबर जोड़ने से बराबर ही प्राप्त होता है। तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये वाला प्रश्न देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न हमें आगे पर कई जगहों पर ऐसे करने को मिलेंगे। आकृति में 1 और 2 आपस में बराबर है और 2 और 3 आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 और 3 आपस में बराबर होंगे। बहुत आसानी हो गया, 1 बराबर में 2 है, ठीक है, और लिखा है कि 2 बराबर में आपका 3 है। तो यूक्लिड की पहली अभिगृहित से क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड की पहली अभिगृहित से क्या देख पा रहे हो, 2 भी 1 के बराबर है, 2 3 के भी बराबर है। यूक्लिड की पहली अभिगृहित से 2 1 के बराबर है और 2 3 के बराबर है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब दो वस्तुएं किसी, है ना, कैसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सा, 1 आपका 2 के बराबर है और 3 आपका 2 के बराबर है, ठीक है। तो यूक्लिड की पहली अभिगृहित से जब दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के आपस में बराबर होती हैं तो इसका मतलब होता है कि वह आपस में भी बराबर होंगी। तो कोण 1 बराबर आपका 3 होगा।
कोण 1 बराबर 3 होगा। तो यूक्लिड की पहली अभिगृहित से ये चीज हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लो, यूक्लिड की पहली अभिगृहित से ये चीज हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर प्रश्न में आ जाइए, दी गई आकृति में ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है। क्या लिखा है कि ए बी और बी सी दोनों आपस में बराबर है और ए बी का मध्य बिंदु एम है और बी सी का मध्य बिंदु आपके पास में एन है। ए बी का मध्य बिंदु एम है, बी सी का मध्य बिंदु एन है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम और एन सी आपस में बराबर होंगे। ए एम और एन सी आपस में बराबर होंगे। अगर हमें दिया है प्रश्न में ऑलरेडी, ठीक है, अगर हमें ये चीज दिया है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, तो यूक्लिड की, यहां से क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड की सातवीं अभिगृहित से, यूक्लिड की सातवीं अभिगृहित से यूक्लिड की सातवीं अभिगृहित से जो बराबर के आधे जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। 1/2 ए बी बराबर 1/2 बी सी। ए बी का आधा ए एम हो जाएगा, बीसी का आधा आपके पास एनसी हो जाएगा। तो ए एम और एनसी आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, एन बी सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी का आधा ए एम लिख सकता हूं, बीसी का आधा एनसी लिख सकता हूं। तो ए एम और एनसी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए एम बराबर आपका एनसी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर, ये सारी की सारी चीजें अभी आपको लग रहा बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इनका बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आप ये चीजें सीख गए कैसे हम मुझे अप्लाई करना होता है, तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, सारे चैप्टर्स में कुल मिलाकर के सिद्ध करने के लिए यही सब करना है। यही चीजें बस हमें दिखानी है। क्लियर, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है ना, इस तरीके के चित्र आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे। पी आर बराबर में आर एस है, जो पी आर है वो आपका आर एस के बराबर है। आर क्यू जो है वो आर टी के बराबर है, आर क्यू जो है वो आर टी के बराबर है। तो दर्शाइए कि पी क्यू और एस टी आपस में बराबर होंगे तथा इसका समर्थन करने वाली यूक्लिड की अभिगृहित कौन सी है। ठीक है, इसका समर्थन करने वाली यूक्लिड की अभिगृहित कौन सी है। तो सबसे पहले यहां से पी आर बराबर में आपका आर एस है और आर क्यू बराबर आपका, ठीक है, आर एस है, ठीक है, ओके ओके, और ये आपका आर टी है, आर डी है। हमको पता है यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित, यूक्लिड की, देखो अगर पी आर में आर क्यू जोड़ोगे तो पूरा पी क्यू बनेगा, आर एस में आर टी जोड़ोगे तो पूरा एस टी बनेगा। तो यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से, किससे बेटा, यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से, यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से पी आर प्लस में आपका आर क्यू बराबर में आपका आर एस प्लस में यहां पर आर टी हो जाएगा, आर एस प्लस में आर टी। तो पी आर प्लस आर क्यू मिलकर के बना देगा पी क्यू और आर एस प्लस आर टी मिलकर के बना देगा आपका एस टी। तो पी क्यू बराबर आपका एस टी हो जाएगा। तो दूसरी अभिगृहित से ये चीज हम यहां पर सिद्ध कर पा रहे हैं, यूक्लिड की दूसरी अभिगृहित से ये चीज हम यहां पर सिद्ध कर पा रहे हैं। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर एक प्रश्न है जो कि थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आपके फोकस की रिक्वायरमेंट है। एक समबाहु त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तीसरी भुजा के समान होती है। तो सबसे पहले मान लो मैंने यहां पर एक आपका समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये देख पा रहे हो सब लोग, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लिख दिए ए बी और सी, ठीक है। हमें लिखा है जिसकी दो भुजाएं, मान लो उसकी दो भुजा हमने दिया, प्रश्न में लिख देते हैं, परिभाषा से जो बात दी है उसको तो हम लिख ही सकते हैं कि दो भुजाएं ए बी मान लिया और बी सी मान लिया, दो भुजाएं तीसरी भुजा के समान है। तो ए बी और बी सी ये दोनों ही हमारे ए सी के बराबर है। क्लियर, ओके। और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है, यानी कि कोण ए
बराबर है कोण बी के, बराबर है कोण सी के। तो प्रत्येक कोण का मान, अच्छा इसको लिखने का तरीका ये है कि कोण ए बराबर भी आपका 60 डिग्री है, कोण बी बराबर भी 60 डिग्री है, कोण सी बराबर भी आपका 60 डिग्री है। अभी ये नहीं बोला कि तीनों बराबर है, प्रत्येक का मान 60 है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं? जी हाँ। तो हम देख सकते हैं ए बी ए सी के बराबर है, बी सी ए सी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी हो गया। तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तीनों कोण 60-60 अंश के हैं, इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो गया। ठीक है, बराबर में आपके पास 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि अतः समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं एवं कोण बराबर होते। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? जल्दी से बताओ, क्लियर है? समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर? अगला है राम तथा श्याम कक्षा 9वीं के दो विद्यार्थी हैं। मार्च के महीने में वे दोनों अंध विद्यालय को समान राशि दान करते हैं। अप्रैल मास में वो दोनों दान राशि को दुगना कर देते हैं। तो मार्च में क्या किया भैया? मार्च में मान लो राम ने अगर x रुपए दिए, तो श्याम ने भी आपका x रुपए दिए हैं मार्च महीने में। फिर बोल रहा है कि भाई अप्रैल में जितनी राशि दी थी उसका दुगना कर दिया। तो अगर मार्च में दी गई धनराशि बराबर थी, तो उसकी जो दुगनी है वो भी बराबर होगी। तो दोनों की दान राशि की तुलना कीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ने एक समान दान किया। किस गणितीय विधि को प्रश्न में दर्शाया गया है? यहां पर बताया गया है यूक्लिड की 6वीं अभिग्रहित को, कि अगर दो वस्तुएं बराबर हैं तो उनके दुगने भी बराबर होंगे। क्लियर है? तो यहां पर यूक्लिड की 6वीं अभिग्रहित को बताया गया है। क्लियर? अब इसको लिखना अपने आप से। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ओके, और ये चैप्टर यूक्लिड की ज्यामिति आपका पूरी तरह कंप्लीट होता है। इसको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है इसको करके लेकर के आइएगा, और करके लेकर के आने का मतलब है कि आपको सॉल्व करना है अपने आप से बैठ करके। इतनी मैंने लिखवाया, इतना सब कुछ करवाया, तो कुछ चीजें खुद से लिखो और आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भी दे सकते हो मुझे। ठीक है, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेखाएं एवं कोण, यानी कि ज्यामिति का आप चैप्टर्स होने वाले हैं जिसमें रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त एक तरफ से इनको पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यामिति जिसने अच्छे से कर ली, ये मान के चलो कि इसका 50% पेपर ज्यामिति से ही आता है, जिसमें यही सारे क्वेश्चंस होंगे ट्राइंगल के, रेखा एवं कोण के, वृत्त से। तो इनको अच्छे से करना है। तो हम मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस क्लास को पूरी तरह देख लें। फिर ज्यामिति हम शुरू करेंगे रेखा एवं कोण से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।